यस, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सारे के सारे? होपफुली बहुत अच्छे होगे, बहुत सारी मेहनत कर रहे होगे, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, और बहुत जल्दी कामयाब बन के अपने सपने साकार करने वाले होगे। उसी के साथ मैं चंदन शर्मा आप सभी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। और अबॉर्शन पार्ट 3 है ना, अबॉर्शन पार्ट 2 कंटिन्यू हो चुका था, अबॉर्शन पार्ट 3 में अपने पढ़ रहे हैं। अब अबॉर्शन पार्ट 3 में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अब अपने पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, है ना, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अबॉर्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंपैरिजन में पार्ट 3 की बात करूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है सबसे ज्यादा तो इसी टॉपिक से है। पार्ट 3 में सबसे पहले टाइप्स ऑफ अबॉर्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला टाइप जो होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन, है ना। थ्रेटेंड अबॉर्शन नाम से ही कुछ समझ आ रहा होगा, THREATEN, थ्रेटेंड अबॉर्शन। कि सर अबॉर्शन का प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, बट ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब समझते हो कि कहीं ना कहीं इसको सही किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो लिखना है इसके नीचे, प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड, कि अबॉर्शन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, बट इट इज रिवर्सिबल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर प्रोसेस शुरू हो चुका है बट इसको रिवर्स किया जा सकता है। सर इसके अंदर कंप्लेन क्या रहती है पेशेंट की? है क्या इसके अंदर ब्लीडिंग होगी पेशेंट के अंदर? कि हाँ सर अबॉर्शन है तो ब्लीडिंग तो होगी, बट इसके अंदर स्पॉटिंग देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट किस हिस्ट्री के साथ आएगा आपके पास? क्या हिस्ट्री लेके आता है कि पेशेंट को स्पॉटिंग हुई थी ना? स्पॉटिंग ऑफ ब्लड की हिस्ट्री के साथ आता है पेशेंट आपके पास, कि एक बूंद या एक ड्रॉप मेरे को ब्लीडिंग की देखने को मिली थी, है ना। स्पॉटिंग आपको देखने को मिली थी पर वेजाइनल, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कि हाँ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। सर पेन एब्डोमेन होगा क्या? बिल्कुल, पेन एब्डोमेन भी इसके अंदर देखने को मिलता है आप लोगों को, है ना, ये दोनों चीजें। उसके अलावा सर इसके अंदर अबॉर्शन के अंदर ये पूछा जाता है कि सर इसके अंदर मैं थ्रेटेंड, अगर नॉर्मल एक अबॉर्शन की बात करूं तो अबॉर्शन के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पेन ज्यादा होता है? तो बच्चों याद रखना, अबॉर्शन के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होती है। जबकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करूं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पेन ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो क्योंकि अपने अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसा लगता है कि कहीं अबॉर्शन तो नहीं, और कई बार अबॉर्शन ऐसा लगता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं। दोनों को डिफरेंशिएट करने का काफी अच्छा तरीका है ये, कि अबॉर्शन का पेशेंट ज्यादा ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट ज्यादा पेन की कंप्लेन लेके आता है। चलो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं हाइट ऑफ यूट्रस की बात करूंगा या मैं पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करूंगा, है ना, एग्जामिनेशन करूंगा, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर मुझे हाइट ऑफ यूट्रस क्या मिलेगी बच्चों? जल्दी से बताओ, हाइट ऑफ यूट्रस क्या मिलेगी मुझे? हाइट ऑफ यूट्रस की बात करूं मैं, तो बच्चों यहाँ पे अबॉर्शन सिर्फ थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड का मतलब सिर्फ स्पॉटिंग देखने को मिली है, ऐसा डर हुआ है पेशेंट को कि कहीं अबॉर्शन तो नहीं हो गया, डर हुआ है। अबॉर्शन हुआ नहीं है, प्रोसेस शुरू हुआ है, बट इसको रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गया है। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या फिर अपने फीटस की बात करें तो वो तो अभी अंदर ही है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अगर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे तो हाइट ऑफ यूट्रस बिल्कुल इक्वल मिलेगी आपको पीरियड ऑफ गेस्टेशन के। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड ऑफ गेस्टेशन मतलब अगर फीमेल 12 वीक्स की प्रेग्नेंट है या 16 वीक्स की प्रेग्नेंट है तो यूट्रस को जहां होना चाहिए था वो उसी जगह पे मिलेगी आपको, है ना। बट बहुत सारे अबॉर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाता है, काफी सारा ब्लीडिंग हो जाती है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाता है, तो उसमें आपको पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ यूट्रस नहीं मिलता है ना। उसके अंदर हाइट ऑफ यूट्रस आपको कम मिलेगा। अगर पेशेंट 12 या 16 हफ्ते की प्रेग्नेंट है तो आपको हाइट ऑफ यूट्रस जो होगी वो 14 या 13 वीक्स पर ही दिखेगी। उसी जगह पे पहुंचा हुआ यूट्रस वापस से नीचे चला जाता है, यूट्रस बढ़ता नहीं है साइज में, जबकि कम होने लग जाता है कई अबॉर्शंस के अंदर, है ना। अभी आपको बताएंगे सारी की सारी बातें। अगर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पता लग गई है आपको तो इंटरनल ओस के बारे में बता दो। इंटरनल ओस यहाँ पे कैसा रहने वाला है? ओपन रहने वाला है, क्लोज रहने वाला है? बच्चों इंटरनल ओस बिल्कुल क्लोज रहने वाला है यहाँ पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, रिवर्सिबल, है ना, कि अगर इंटरनल ओस इन केस ओपन भी हो गया तो वो क्लोज हो जाता है दोबारा, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें कि सर क्या मैनेजमेंट रखना है थ्रेटेंड अबॉर्शन का, तो कोई डेफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं है ना। नो डेफिनेटिव मैनेजमेंट, कोई डेफिनेटिव मैनेजमेंट, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देना होता है हम लोगों को। कौन सा ट्रीटमेंट देना है? एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देना है।
अगर मैं एम्पेरिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो क्या देना है यहाँ पे कि पेशेंट को राय देनी है कि ज़्यादा अवॉइड करना है हैवी लिफ्टिंग, ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना है, ज़्यादा वेट लिफ्ट, ज़्यादा सामान नहीं उठाना है, इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, अवॉइड इंटरकोर्स, है ना, इंटरकोर्स अब नहीं करना है, और रेस्ट फॉर 48 आवर्स, एटलीस्ट कितने घंटे के लिए आराम करना है, 48 घंटे के लिए कंप्लीट आराम करना है। ठीक है, अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन है तो कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि थ्रेटेंड अबॉर्शन के केस में एंटी-डी लगवाऊं या ना लगवाऊं? कौन सा बच्चा पूरी क्लास में है जो ये मुझे बता पाएगा कि सर थ्रेटेंड अबॉर्शन हुआ है, पेशेंट को स्पॉटिंग हुई है, ब्लड पूरा लॉस नहीं हुआ है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को, जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ मेरे को, जल्दी से दिमाग लगा के बताओ मेरे को कि क्या इस कंडीशन के अंदर थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर एंटी-डी का इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? कोई भी बच्चा जो बताना चाहता हो इसका आंसर, 1 मिनट दिया आप लोगों को, चलो सोच के रखना, इसका इसके बारे में मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा कि थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर हमको एंटी-डी का इंजेक्शन लगाना है या नहीं लगाना है। सोच लिया क्या सबने? जल्दी से बताओ, सोच लिया क्या? मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा अभी। सर कहाँ सोचते हैं हम, आजकल हमने सोचना बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर याद रखना एंटी-डी का इंजेक्शन बिल्कुल लगाना है। क्यों नहीं लगाना? बिल्कुल लगाना है। थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर एंटी-डी का इंजेक्शन जरूर लगाना है, आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी है तो। आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी के केस में एंटी-डी का इंजेक्शन बिल्कुल लगाना है, 100% लगाना है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंजेक्शन तभी लगाना है जब प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा हो जाए, है ना। अगर अबॉर्शन की कंप्लेन लेके जो पेशेंट आया है वो 12 हफ्ते के बाद आया आपके पास, तभी आपको एंटी-डी का इंजेक्शन लगाना है, उससे पहले लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे लिख लो फटाफट एंटी-डी कि क्या सर एंटी-डी लगाना है, नहीं लगाना? बिल्कुल लगाना है एंटी-डी। क्यों ना, इस पूरे के पूरे पैटर्न को मैं आपको एक चार्ट में बना के लिखवा दूँ, है ना? चार्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग-अलग लिखवाने से काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो फटाफट से अगला पेज लो, अगले पेज के अंदर फटाफट चार्ट लिखना, चार्ट बनाना शुरू करो, है ना? फटाफट चार्ट बनाओ, चार्ट के अंदर सबसे पहले हेडिंग डालना टाइप, कौन से टाइप का अबॉर्शन है, देन यहाँ पे टाइप के बाद यहाँ पे आगे लिखना थ्रेटेंड, थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन के बाद लिखना इनएविटेबल अबॉर्शन, तीसरे नंबर पे लिखना इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, फिर लिखना कंप्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, और लास्ट में लिखना मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, है ना। इस तरीके से एक चार्ट बना लो, अपनी कॉपी को लैंडस्केप कर लो, है ना, और उसके अंदर ये चार्ट बनाओ पूरा। तो टाइप के कौन कौन से हैं और ये सारे टाइप लिख लिया अपनों ने। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं ना। सबसे पहले थ्रेटेंड अबॉर्शन को पूरा करेंगे कि सर थ्रेटेंड अबॉर्शन की डेफिनेशन की, अबॉर्शन अभी आपको बताया है, जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ। अबॉर्शन स्टार्टेड बट कैन बी रिवर्स, है ना, इसको वापस से रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्सिबल होता है ये, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर हिस्ट्री, पेशेंट किस टाइप की हिस्ट्री लेके आएगा, पेशेंट क्या हिस्ट्री लेके आएगा? तो याद रखना, पेशेंट हिस्ट्री लेके आता है स्पॉटिंग की, पेशेंट स्पॉटिंग की हिस्ट्री लेके आता है। स्पॉटिंग पर वेजाइनल प्रेजेंट हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, दोनों ब्लीडिंग लेके आ सकता है पेशेंट, घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा पेशेंट पेन एब्डोमेन की कंप्लेन लेके आएगा, ठीक है, इस हिस्ट्री के साथ पेशेंट आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लूं क्या? हाँ, आपने कहा था कर लो सर। अगर मैं पर एब्डोमेन चेक करूंगा, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करूंगा, तो हाइट ऑफ यूट्रस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। हाइट ऑफ यूट्रस क्या मैं वो कम मिलेगी क्या ज्यादा मिलेगी? सर ना कम मिलेगी ना ज्यादा मिलेगी, बिल्कुल इक्वल मिलेगी। किसके इक्वल मिलेगी? पीरियड ऑफ गेस्टेशन के, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। फिर मैं इंटरनल ओस की बात करता हूँ। सर इंटरनल ओस मेरे को खुला हुआ ओपन मिलेगा या क्लोज मिलेगा? तो यहाँ पे इंटरनल ओस क्लोज मिलता है बच्चों, याद रखना, और ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इंटरनल ओस 100% क्लोज होगा क्योंकि स्पोर्टिंग ही तो हुई है, तो इंटरनल ओस तो क्लोज ही रहेगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे सर साफ साफ लिख देना नो डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। कोई डेफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं होता, एम्पेरिकल मैनेजमेंट देना होता है, पेशेंट को एडवाइस करनी होती है। क्या एडवाइस करनी होती है हमें पेशेंट को? कि अवॉइड इंटरकोर्स, अवॉइड इंटरकोर्स, ठीक है। एक तो ये एडवाइस करना है पेशेंट को, बेड रेस्ट बोलना है पेशेंट को, कितनी देर के लिए? मिनिमम 48 आवर्स के लिए बेड रेस्ट बोलना है, और हैवी लिफ्टिंग वगैरह के लिए मना करना है पेशेंट, ठीक है। एंटी डी लगवाना है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटी डी इन आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी,
बिल्कुल, अगर आरएच नेगेटिव फीमेल है और आरएच पॉजिटिव बच्चा हो सकता है, पता ही है हमें, मान के चलना है कि आरएच पॉजिटिव बच्चा हुआ और अगर फीमेल आरएच नेगेटिव है, तो एंटी-डी का इंजेक्शन बिल्कुल लगवाना है, बट कब लगवाना है? एट मोर देन 12 वीक्स। अगर 12 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी पहुंच गई है, 12 हफ्ते या 12 हफ्ते से ज़्यादा, इस केस के अंदर आपको एंटी-डी का इंजेक्शन लगाना है और अल्ट्रासाउंड करवा के देखना है। अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो आपको क्या कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी मिलेगी क्या? जल्दी से बताओ, क्या दिल दिल की धड़कनें मिलेगी बच्चे की? बिल्कुल मिलेगी, बच्चा जिंदा है, बच्चा सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये है प्रेजेंट का सिंबल, प्रेजेंट लिखना है। इस तरीके से अपने सारे टाइप्स पढ़ेंगे ना। पहला टाइप्स कंप्लीट हो गया, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन की बात करते हैं सर। इनएविटेबल अबॉर्शन, कि अबॉर्शन ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जो हो गया सो हो गया। तो लिखना अबॉर्शन रीचेज, कैसी स्टेज पे पहुंच गया? स्टेज, ऐसी स्टेज पे पहुंच गया फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर इट इज नॉट रिवर्स्ड, है ना। इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको वापस से सही नहीं किया जा सकता। ये अबॉर्शन हो गया मतलब अब होके ही मानेगा। सर अगर अबॉर्शन शुरू हो गया, अबॉर्शन अब होके ही मानेगा, तो पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगी? जाहिर सी बात है सर, पेशेंट यहाँ पे स्पॉटिंग नहीं, अब यहाँ पे पेशेंट ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आएगी। साथ में पेशेंट को पेन एब्डोमन भी होगा बहुत ज्यादा। अरे होगा कि नहीं होगा सर? जाहिर सी बात है, एब्डोमन के अंदर भयंकर दर्द होगा यहाँ पे पेशेंट को, पेन एब्डोमन की कंप्लेन लेके आएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या पेशेंट कुछ ऐसा भी बताएगी कि कोई टिश्यूज बाहर निकले हैं। तो याद रखना, इनएविटेबल अबॉर्शन में सिर्फ ब्लीडिंग होती है, कोई भी टिश्यू बाहर नहीं आता बच्चे का, है ना। ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गया, पेशेंट ऐसा बोले टिश्यूज बाहर निकलने को मिले। चलो मुझे यहाँ पे बताओ कि सर यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ हाइट ऑफ यूट्रस का क्या होगा? हाइट ऑफ यूट्रस का क्या होगा? तो सर जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अभी भी अंदर है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं निकले हैं। तो हाइट ऑफ यूट्रस सर बिल्कुल बराबर होती है पीरियड ऑफ गेस्टेशन के। पीरियड ऑफ गेस्टेशन, हाइट ऑफ यूट्रस तभी कम होना शुरू होगी जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकलेगा। इसमें सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर ही है, तो हाइट ऑफ यूट्रस बिल्कुल सेम रहेगी यहाँ पे। सर यहाँ पे इंटरनल ओस के बारे में बताओ जरा, इंटरनल ओस कैसी होगी? सर ब्लीडिंग हो रही है तो रास्ता तो चाहिए ना ब्लीडिंग को बाहर आने के लिए, और इंटरनल ओस यहाँ पे ओपन होगी। रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल? सर अब सारे के सारे ही नॉन रिवर्सिबल है, सारे के सारे नॉन रिवर्सिबल है, याद रखना। तो इंटरनल ओस यहाँ पे ओपन रहने वाली है। सर यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो कोई मैनेजमेंट है क्या यहाँ पे? बिल्कुल, मैनेजमेंट के अंदर आपको अब कंप्लीट करना है, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन, है ना। अबॉर्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है, ये यहाँ पे मैनेजमेंट होगा। ठीक है, चाहे सर्जिकल मेथड से करवाओ, बाय सर्जिकल या फिर मेडिकल मेथड, है ना। जो भी सुटेबल होगा वो मेथड यूज करना है और अबॉर्शन करवाना है उस टाइम पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंटी-डी की बात करो यहाँ पे कि एंटी-डी लगाना है क्या? बिल्कुल लगाना है, एंटी-डी यहाँ पे देना है, बिल्कुल देना है। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से पहले, अगर लेस देन 12 वीक्स है, तो डोज क्या रहने वाली है? मैंने काफी बार बताया तुमको, डोज रहेगी 50 माइक्रोग्राम। और अगर मोर देन 12 वीक्स है तो डोज क्या रहेगी? 300 माइक्रोग्राम। दोनों बातें याद रखना, गलती मत करके आना। 12 हफ्ते से पहले अबॉर्शन हुआ है, 12 हफ्ते से पहले पेशेंट आपके पास आया तो डोज रहेगी 50 माइक्रोग्राम। 12 हफ्ते के बाद आया तो डोज बढ़ के क्या हो जाएगी? 300 माइक्रोग्राम। और बच्चा जिंदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, फीटल कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट होगी यहाँ पे, बिल्कुल। समझ गए? ये आपका इनएविटेबल अबॉर्शन है। इनएविटेबल अबॉर्शन के बाद इनकम्प्लीट अबॉर्शन की बात करते हैं। और अगर मैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन की बात करूं तो यहाँ पे सर अबॉर्शन ऐसी स्टेज पे आ जाता है, अबॉर्शन भी स्टार्ट हो गया, अबॉर्शन भी स्टार्ट हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, पीओसी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ये भी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कमिंग आउट, कमिंग आउट, ये भी बाहर आना शुरू हो गया। अबॉर्शन शुरू हो गया और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन भी बाहर आना शुरू हो गया। तो हिस्ट्री क्या कंप्लेन लेके आएगी? पेशेंट हिस्ट्री लेके आएगी कि भैया मेरे ब्लीडिंग हो रही है, टिश्यूज आ रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे लिखना प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आना शुरू हो गया है, ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई है। पेन होगा क्या? बिल्कुल होगा, पेन एब्डोमेन के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पे पेशेंट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कई बार पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, पेशेंट शोक में भी चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम बच्चे बताओ मुझे, हाइट ऑफ यूट्रस का क्या होगा?
सर अब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आना शुरू हो गया है, तो हाइट ऑफ यूट्रस यहाँ पे पीरियड ऑफ गेस्टेशन के बराबर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हाइट ऑफ यूट्रस जो होती है ना, हाइट ऑफ यूट्रस जो होती है बच्चों, वो लेस देन पीरियड ऑफ कंसेप्शन, लेस देन पीरियड ऑफ कंसेप्शन, है ना, सॉरी पीरियड ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, हाइट ऑफ यूट्रस पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या बातें समझ आई कि सर यूट्रस की हाइट पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम होएगी अब, क्योंकि यूट्रस नीचे आना शुरू हो जाएगा जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकलेगा। सर इंटरनल ओस की बात करूँ तो इंटरनल ओस ओपन रहेगा तभी तो टिश्यूज निकल के आ रहे हैं बाहर, अदरवाइज टिश्यूज कैसे निकल के आते। सर अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट में फिर से सेम बात है, यहाँ पे भी आपको कंप्लीट करवाना है, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है। ठीक है, जो भी मेडिकल सर्जिकल जो भी तरीका है उस हिसाब से कंप्लीट कराना है। अगर मैं एनटीडी देने की बात करूं तो एनटीडी वाला प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, जो यहाँ पे लिखा है मैंने वो सेम प्रोसेस है। 12 हफ्ते से पहले डोज ये रहेगी, 12 हफ्ते के बाद डोज ये रहेगी, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे कार्डियक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, एब्सेंट होगी। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें जो आपको जल्दी याद हो जाएगी, इसलिए मैंने चार्ट बनाया। मैंने सोचा अलग अलग लिखवाने से अच्छा है एक ही जगह लिखवा दूं सब कुछ, जो अच्छे से याद हो जाए। कंप्लीट अबॉर्शन की बात करें तो बच्चों कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर पूरा का पूरा अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन भी बाहर आ जाता है, अपने आप हो जाता है पेशेंट को, सब कुछ अपने आप हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सब कुछ बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखना एंटायर प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन, है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो होता है अबॉर्शन का इज कंप्लीटेड बाय इट्स ओन, अपने आप से हो जाता है, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन अपने आप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर शुरुआत के अंदर इनिशियली शुरुआत के अंदर तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ये लाइन लगा लेना यहाँ पे ताकि कंफ्यूज ना हो। शुरुआत के अंदर तो ब्लीडिंग आपको मिलती है, पेन एब्डोमेन भी मिलेगा, दर्द भी होगा, पेन एब्डोमेन भी होगा, शुरुआत में ब्लीडिंग भी होगी, एब्डोमेन में पेन भी होगा, पीरियड ऑफ कंसेप्शन भी बाहर आ जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। बट बाद के अंदर क्या होगा, लेटर ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरा अबॉर्शन का प्रोसेस ही हो चुका है। तो उसके बाद वापस से अबॉर्शन पेन का ब्लीडिंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो सब कुछ हो जाएगा और बंद हो जाएगा। सर यहाँ पे हाइट ऑफ यूट्रस की बात करूंगा, अगर आप लोग यहाँ पे हाइट ऑफ यूट्रस की बात करोगे बच्चों तो ध्यान से देखना कि सर जाहिर सी बात है, अगर बच्चा ही बाहर आ गया तो हाइट ऑफ यूट्रस पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम ही मिलने वाली है, ज्यादा कभी नहीं मिलेगी। इंटरनल ओस की बात करूं तो बच्चा जब बाहर ही निकल चुका है पूरा, और बाहर निकल के पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट हो चुका है, तो अब इंटरनल ओस को खुले रहने का कोई मतलब ही नहीं। अब इंटरनल ओस खुल गया था, बंद भी हो गया है ना, खुल गया, बच्चा बाहर निकल गया, टिश्यूज बाहर निकल गए सारे, पूरा अबॉर्शन हो गया, तो इंटरनल ओस बंद हो गई है दोबारा, तो इंटरनल ओस क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है मदर को, है ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है मदर को। यहाँ पे एंटीडी का इंजेक्शन लगाना है, तो यहाँ पे याद रखना एट मोर देन 12 वीक्स, सिर्फ 12 वीक्स के बाद ही आपको एंटीडी का इंजेक्शन लगाना है, डोज 300 माइक्रोग्राम रहेगी। और यहाँ पे फीटल कार्डिक एक्टिविटी तो काहे की फीटल कार्डिक एक्टिविटी, यहाँ पे तो यूट्रस ही खाली है, यूट्रस एम्प्टी देखने को मिलेगी, है ना, एम्प्टी यूट्रस, खाली यूट्रस देखने को मिलेगी, यहाँ पे यूट्रस में कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। और लास्ट में रहता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन की बात करूं तो बच्चों कार्डियक एक्टिविटी, मिस्ड अबॉर्शन का मतलब है फीटस अंदर है, डेड हो चुका है, बट पता नहीं लगता, मिस्ड हो जाता है, मतलब बिल्कुल पता नहीं लगेगा, पेशेंट को लगता है सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बच्चा बढ़ रहा है, सब कुछ ऐसा लगता है, बट वास्तव में बच्चा अंदर खत्म हो चुका होता है, बच्चा डेथ हो चुका होती है बच्चे की। इस कंडीशन को हम लोग मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में मिस्ड अबॉर्शन में लिखना कि कार्डियक एक्टिविटी है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे लिखा जाए, कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी क्या हो जाती है, ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बच्चे की बंद हो जाती है, ऑफ द फीटस स्टॉप्ड, है ना, बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, एंड पेशेंट जो होता है मदर होती है, पेशेंट इज अनअवेयर, है ना, पेशेंट अनअवेयर होता है, पेशेंट को कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है, इसके अंदर बच्चा अंदर ही रहता है, कोई हिस्ट्री नहीं होती ब्लीडिंग की, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, है ना, पेशेंट अंदर ही रहेगा, कोई हिस्ट्री नहीं होती ब्लीडिंग की, कोई हिस्ट्री नहीं होती, कुछ नहीं बताता, पेशेंट को पता ही नहीं लगता, पेशेंट को लगता है सब कुछ सही चल रहा है अंदर। यहाँ पे भी जब आप लोग हाइट ऑफ यूट्रस चेक करोगे ना बच्चों,
हाइट ऑफ यूट्रस चेक करोगे तो बताओ कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? सर जाहिर सी बात है कम ही मिलेगी, क्योंकि बच्चा अंदर मर चुका है, बच्चे के अंदर डेथ हो चुकी है, तो अब यूट्रस तो बड़ा होगा ही नहीं किसी भी हाल में, यूट्रस वापस से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ यूट्रस कब बढ़ती है? जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, तो बच्चा अंदर डेड हो चुका है तो वो ग्रो तो कभी नहीं करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेड हो गया तो एमनियोटिक फ्लूइड भी बनना बंद हो गया, तो एमनियोटिक फ्लूइड बनना बंद हो गया तो ओलिगोहाइड्रेमनियोस होना शुरू हो जाएगा, तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ यूट्रस कम होने लग जाएगी। इंटरनल ओस की बात करूं तो सर क्लोज है, क्योंकि ब्लीडिंग हो ही नहीं रही तो बंद रहेगा इंटरनल ओस, है ना। मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे पेशेंट को क्या मैनेजमेंट दिया जाएगा, है ना, वही सेम बात है कि प्रोसेस करवाना है, अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट करवाना है आपको, अबॉर्शन प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड, है ना, अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट करवाना है आपको, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं आर एच एंटीजन की बात करूँ, आर एच नेगेटिव एंटी डी की बात करूँ तो सेम बात है, लेस देन 12 वीक्स है, लेस देन 12 वीक्स पे डोज रहेगी 50 माइक्रोग्राम, और अगर मोर देन 12 वीक्स पर हुआ है अबॉर्शन तो डोज रहेगी 300 माइक्रोग्राम, है ना। और फीटल कार्डियक एक्टिविटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फीटल कार्डियक एक्टिविटी कहाँ से मिलेगी? बच्चा अंदर डेथ है, यहाँ पे फीटल कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट मिलेगी, बट बच्चा अंदर होगा, बच्चा अंदर होगा यहाँ पे। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई शंका, कोई लघु शंका है तो बताइए, अदरवाइज अपने आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसके अंदर तुम्हें कैसे याद रखना है, सिर्फ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इन दो पॉइंट के अंदर, कि इंटरनल लॉस कौन कौन से दो ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे इंटरनल लॉस जो है वो ओपन है। तो इंटरनल लॉस सिर्फ दो ही जगह ओपन होता है, एक तो इनकम्प्लीट और इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन में इंटरनल लॉस ओपन होता है, बाकी सारी जगह इंटरनल लॉस क्लोज होता है। यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, तो इसके अंदर कभी भी गलती मत करके आना, कभी भी मात मत खाना। चलो, फिर ये सारी बातें बता दी है आप लोगों को, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के काम आने वाला है, इसको ऐसे का ऐसे बना लेना, और बनाने के बाद याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना 4-5 बार, ताकि भूलो नहीं कभी भी। फिर तुमसे पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन कौन सा होता है, विच लीड्स टू शॉक, के कारण शॉक हो सकता है पेशेंट को। तो ऐसा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन कौन सा है जिसके कारण पेशेंट को शॉक हो सकता है? तो याद रखना, सेप्टिक, सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप है सेप्टिक अबॉर्शन जिसके कारण पेशेंट को शॉक हो सकता है। और ये पहला मोस्ट कॉमन है, कोई तुमसे पूछे सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन जिसके कारण पेशेंट को शॉक हो सकता है, तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखना, पहला मोस्ट कॉमन टाइप है जिसके अंदर शॉक की कंडीशन हो सकती है वो सेप्टिक अबॉर्शन होता है, और सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है जिसके अंदर शॉक की कंडीशन है वो कौन सी है? वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। क्या ये बातें समझ आ गई? अगर ये सारी बातें, ये अध्याय समझ आ गया है तो अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो एक्ट होता है, ये एक्ट कब आया था? एक्ट केम इन, एक्ट कब आया था? तो 1971 के अंदर ये एक्ट आया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ है? अमेंडमेंट, सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ है? अभी हाल फिलहाल में इसके अंदर बदलाव आया है, तो 2022 के अंदर इसके अंदर सबसे लेटेस्ट चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, कंसेंट, एक तो कंसेंट, एक डब्बा यहाँ बनाना कंसेंट का, और दूसरा डब्बा बनाना क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, है ना, फॉर डूइंग एमटीपी। पहले क्या था, बदलाव हो चुका है कि कौन कौन एमटीपी कर सकता है, यही चेंजेस आए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला, कंसेंट कौन दे सकता है अबॉर्शन के लिए? तो याद रखना, जो अबॉर्शन करवा रही है, ओनली फीमेल कंसेंट, है ना, जो फीमेल अबॉर्शन करवा रही है सिर्फ उसी का कंसेंट मान्य है, सिर्फ वही कंसेंट देगी, पार्टनर का कंसेंट नहीं चाहिए हमको, है ना, सिर्फ वही कंसेंट देगी, वही कंसेंट, तभी अबॉर्शन करना है। कोई ऐसा पेशेंट है जिस जो कि 18 ईयर से कम है या मेंटली इल है, उसके अंदर गार्जियन जो होते हैं वो कंसेंट दे सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ जो फीमेल है वही कंसेंट देती है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए एमटीपी करने के लिए? तो बच्चों, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आरएमपी बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसने कितने अबॉर्शन करवाए हो, जिसने असिस्टेड, जो असिस्ट करवा चुका हो, कितने, इन 20, असिस्ट इन 25 एमटीपीज,
जो लगभग 25 एमटीपीज को असिस्ट करवा चुका हो, है ना, और कम से कम 5 एज ए प्राइमरी सर्जन, 5 एमटीपी उसने ऐसी कंडक्ट कराई हो जहां पे वो मेन सर्जन था, है ना। और इसके अंदर लिख लेना एट लीस्ट 5 एमटीपीज एज ए प्राइमरी सर्जन, प्राइमरी सर्जन, ठीक है। 25 एमटीपीज जिसने असिस्ट करवाई हो, और जिस 25 में से 5 ऐसी होनी चाहिए एमटीपी जो उसने खुद ने करवाई है, ठीक है। 25 एमटीपी असिस्ट करवाई है और 5 ऐसी जो उसने खुद ने कराई है, वो बंदा करवा सकता है। उसके अलावा दूसरा कौन करवा सकता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने 6 मंथ की हाउस जॉब करी है ओबीजी के अंदर, हु हैज डन 6 मंथ हाउस जॉब इन ओबीजी, ओप्स एंड गाइनेकोलॉजी। और तीसरे नंबर पे डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा या फिर डिग्री है किसी के पास इन ओप्स एंड गाइनेकोलॉजी, ये सारे के सारे बंदे क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? उसके बाद अपने गाइडलाइंस की बात करते हैं, है ना। इसके बाद अपने गाइडलाइंस की बात करते हैं। एक डब्बा यहाँ पे इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेना ना, प्यारे प्यारे लड्डुओं को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक डब्बा बना लेना ऐसे करके, और इस डब्बे के अंदर इसको बंद कर लेना। एक लाइन यहाँ बना देना बीच में, और सॉरी सॉरी सॉरी, एक लाइन यहाँ बना देना बीच में, और एक लाइन ऐसे बना देना, ठीक है। ऐसे करके एक डब्बा बना लेना ताकि ये समझ आ जाए क्या कहना चाह रहा है। अगला एक और डब्बा बनाना जिसमें एक जगह तो लिखना गाइडलाइंस कि कौन कौन सी गाइडलाइंस है, और उसके अलावा 1971 का एक्ट क्या कहता था, और 2022 में अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बड़े बार क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अमेंडमेंट के अंदर क्या है कि एमटीपी कब तक की जा सकती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन अप टू, कब तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। पहले था 20 वीक्स, अब है 24 वीक्स, अब है 24 हफ्तों तक करी जा सकती है ना। बट इसके आगे मैं ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली इन सम केसेस, कुछ ही केसेस के अंदर की जा सकती है। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि अब हम सारे केसेस में एमटीपी 24 हफ्ते तक कर सकते हैं, नहीं। 24 हफ्ते तक सिर्फ कुछ ही केसेस के अंदर एमटीपी की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। बाकी अदरवाइज 20 हफ्ते तक ही, सारे केसेस में 20 हफ्ते तक करनी है, 24 हफ्ते तक लीगल किया गया, बट कुछ केसेस के अंदर किया गया है। चलो, तो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे 24 हफ्ते तक कर सकते हैं, जरा देख लेते हैं। इफ मेडिकल टर्मिनेशन, ओ सॉरी, इफ अगर प्रेगनेंसी जो हुई है, इफ प्रेगनेंसी फेलियर, है ना, अगर किसी पेशेंट की प्रेगनेंसी फेलियर हो जाती है, इज, इफ प्रेगनेंसी किसी पेशेंट की हो जाती है इज ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, सेप्टिव फेलियर, है ना। तुम्हें पता है ना 5 चीजें होती है, 5 कंडीशन है जहाँ पे एमटीपी करवाई जा सकती है। तो उन 5 में से एक कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई कपल आता है कि हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था वो फेल हो गया है, तो हमें एमटीपी करवाना है, तो वो करवा सकता है, ठीक है। पहले ये कंडीशन, ये गाइडलाइंस थी कि 20 हफ्ते तक करवा सकता था, और अभी ये गाइडलाइंस है कि अभी भी ये 20 हफ्ते तक ही करवा सकता है, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है, ठीक है। तो पहली कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि अगर किसी बच्चे के अंदर, अगर मदर के फीटस के अंदर कोई एनोमली है ना, फीटस के अंदर कोई एनोमली हो गई, तब वो अबॉर्शन करवा सकता है, एमटीपी करवा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे 1971 तक क्या था कि ये 20 हफ्ते तक ही करवा सकता था अगर कोई फीटल एनोमली है, बट इसको अब 24 वीक्स करवा दिया गया है लड्डुओं बच्चों, कि 24 वीक्स तक करवा सकता है ना। बट 24 वीक्स तक भी सीवियर फीटल एनोमलीज में करवा सकता है, नॉर्मल एनोमलीज में नहीं करवाएगा, ठीक है। 24 वीक्स तक करवा सकता है इफ सीवियर फीटल एनोमलीज, एनोमलीज ये डिसाइड कौन करेगा, ये एक पूरी टीम बैठती है, जिसमें गाइनेकोलॉजिस्ट होता है, पीडियाट्रिशियन होता है, एक मेंबर भी होता है स्टेट का। वो बैठ के वो डिसाइड करते हैं कि फीटल की कितनी सीवियरिटी है, एनोमलीज कितनी सीवियर है, क्या 24 वीक्स तक लीगल करना चाहिए अबॉर्शन को या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे वो डिसाइड करके बताते हैं हाँ करवाया जाना है या नहीं करवाया जाना। ऐसे नहीं दी गई है परमिशन की किस कोई भी 24 हफ्ते तक करवा सकता है अबॉर्शन, ना 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 ना। समझ आई बात? चलो, ये बात समझ आ गई। उसके बाद आपको और बता देते हैं, पहले क्या था, पहले था कि सिंगल सिंगल डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता था, ओपिनियन चाहिए होता था, नीडेड, सिंगल डॉक्टर ओपिनियन चाहिए होता था अगर आपको अप टिल
12 वीक्स तक अबॉर्शन करवाना है, 12 वीक्स तक एमटीपी करवानी है, तो एक डॉक्टर ओपिनियन देता था, काफी था, है ना। बट अब एक डॉक्टर ओपिनियन देगा तो आप 20 हफ्ते तक एमटीपी करवा सकते हो, एक ये नया चेंज आया है, ठीक है। और टू डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए होता था पहले, अगर आपको 12 से 20 हफ्ते तक एमटीपी करवाना है तब 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए था। बट अब इसको बदल के कर दिया गया है 20 से 24 हफ्ते। अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच में आप लोगों को अबॉर्शन करवाना, एमटीपी करवानी है, तब आपको 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए होता है। समझ आई? तो इसको भी डब्बे के अंदर बंद कर लो। ये नई गाइडलाइंस है, नए अमेंडमेंट आए हैं, जो नए रिसेंट चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। भूल मत जाना इस गाइडलाइंस को, अगर भूल गए तो एग्जाम में लड्डुओं क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसे एक लाइन और लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। ये गाइडलाइंस है, ये चेंजेस आए थे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। छाप लिया होगा, चलें आगे। चलो अब देखो फटाफट कि सर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है और कौन कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे 24 हफ्ते तक एमटीपी को लीगल किया गया है। वेयर एमटीपी कैन बी डन, जहाँ पे एमटीपी डन की जा सकती है अप टू 24 वीक्स, 24 हफ्ते तक एमटीपी की जा सकती है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहला है माइनर फीमेल, अगर कोई फीमेल 18 साल से कम की है और उसके साथ कोई रेप केस हो जाता है, उस केस में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 24 वीक्स तक आप लोग उसको अबॉर्ट करवा सकते हो। मेंटली मेंटली अनस्टेबल फीमेल है, उस केस में अबॉर्शन लीगल है 24 वीक्स तक, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी किसी रेप के कारण हुई है, प्रेगनेंसी इन केस ऑफ रेप, अगर रेप के कारण प्रेगनेंसी हुई है तब भी प्रेगनेंसी आप लोग करवा सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशंस है जिसके अंदर आप लोग क्या करवा सकते हो, जिसके अंदर आप लोग 24 वीक्स तक अबॉर्शन करवा सकते हो, ठीक है। अब एक और बात जो उस टाइम पे बताई थी मैंने, सीवियरिटी को कौन डिसाइड करेगा, सीवियरिटी ऑफ कंजेनाइटल एनोमली, है ना। कंजेनाइटल एनोमलीज की सीवियरिटी को कौन डिसाइड करेगा, तो याद रखना ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है, बाय मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है। और मेडिकल बोर्ड के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो याद रखना बच्चों, एक तो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, एक पीडियाट्रिशियन होता है, ठीक है। एक और कौन होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट होगा, और एक चौथा होता है पर्सन असाइंड बाय स्टेट, पर्सन असाइंड बाय स्टेट। जो भी स्टेट है, जिस स्टेट की दिक्कत है, जिस स्टेट के अंदर ये केस हुआ है, उस स्टेट के अंदर एक पर्सन असाइन किया जाएगा। तो ये 4 लोग मिलके बोर्ड बनता है, मेडिकल बोर्ड, और ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर आपको, अगर बच्चे के अंदर सीवियर कंजेनाइटल एनोमली है या नहीं है, तब वो परमिशन देता है 24 वीक्स तक अबॉर्शन कराने की। उसके अलावा ये बाकी 3 कंडीशन है जिसके अंदर 24 हफ्ते तक अबॉर्शन एमटीपी करवाया जा सकता है। ये बातें समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब अपने मेथड्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग एमटीपी करवा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मेथड्स ऑफ डूइंग एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो बच्चों फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अलग मेथड होते हैं और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अलग मेथड होते हैं। दोनों लिख लो फटाफट, पहले ट्राइमेस्टर में कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं जहाँ पे अबॉर्शन कराया जा सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम लोग मेडिकल अबॉर्शन करवा सकते हैं, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम लोग सक्शन एंड इवैक्यूएशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करवा सकते हैं, है ना। मेडिकल अबॉर्शन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, और एक होता है मेंसुरेशनल रेगुलेशन, है ना। बट आजकल ये प्रोसेस, ये वाला ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं किया जाता मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन को, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस आजकल यूज़ किए जाते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं। अगर मैं सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी मेडिकल अबॉर्शन कराया जा सकता है,
बट मेडिकल अबॉर्शन करवाएंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में, किससे क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है बता दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल अबॉर्शन करवाया जा सकता है, जिसके अंदर हम डी एंड ई करवाएंगे। डी एंड ई का मतलब डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, ये सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कराए जा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल अबॉर्शन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज करते हैं। उसके अलावा हम इंट्रा एमनियोटिक सलाइन का भी यूज करते थे, बट आजकल नहीं यूज करते। एक्स्ट्रा एमनियोटिक एथाक्राइडिन का भी यूज करते थे, आजकल नहीं करते, तो मैंने लिखवाए भी नहीं है, ठीक है। आजकल नहीं करते तो लिखवाए भी नहीं है। चलो अब अपने मेडिकल अबॉर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले जो डिटेल में पढ़ने वाली चीज है वो मेडिकल अबॉर्शन है, जिसके ऊपर कई बार सवाल आते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं मेडिकल अबॉर्शन के बारे में, है ना। तो तुम्हें मेडिकल अबॉर्शन पता होना चाहिए। मेडिकल अबॉर्शन के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों के, जो मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे दो बातें लिखना, भारत देश की, और यहाँ पे लिखना WHO। भारत और WHO में फर्क है थोड़ा थोड़ा गाइडलाइंस के अंदर। अपर लिमिट भारत कहता है कि मेडिकल अबॉर्शन सिर्फ कब तक करवाया जा सकता है? 7 वीक्स तक करवाया जा सकता है भारत के अंदर। पर WHO बोलता है कि 9 वीक्स तक करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से, ठीक है। उसके बाद ये डन कैसे करना है? डन एज, तो भारत देश बोलता है कि पेशेंट खुद ही कर सकता है ना। आउट पेशेंट प्रोसीजर है ये, एज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, आउट पेशेंट प्रोसीजर, है ना। एडमिट होने की जरूरत नहीं है, ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है। बट WHO कहता है अगर ये 7 से 9 हफ्ते के बीच में किया जा रहा है तो ये एक इन पेशेंट प्रोसीजर है, इन पेशेंट बेसिस पे किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करना है? डे वन पे कौन सी गोली देनी है? तो याद रखना डे 1 पे हमको सबसे पहले देनी है टेबलेट। कौन सी टेबलेट? मिफीप्रिस्टोन, मिफीप्रिस्टोन देनी है टेबलेट। मिफीप्रिस्टोन कितनी देनी है? 200 mg देनी है। और कौन से रूट से देनी है? ओरली देनी है पहले दिन, डे 1। समझ आ गया? डे 1 पे, चाहे वो WHO की, ये दोनों के लिए कॉमन गाइडलाइंस है, ये वाली टेबलेट दोनों कंडीशन में कॉमन है, चाहे WHO हो चाहे इंडिया हो, ठीक है। WHO भी कहता है डे 1 पे मिफीप्रिस्टोन टेबलेट देनी है 200 mg ओरली। इंडिया में भी यही गाइडलाइंस है, डे 1 पे मिफीप्रिस्टोन टेबलेट देनी है। चलो अब अपने बात करते हैं डे 3 की। डे 3 की बात करते हैं। डे 3 पे गाइडलाइंस थोड़ी सी बदल जाती है। डे 3 के ऊपर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मीजोप्रोस्टोल दी जाती है ना। मीजोप्रोस्टोल दी जाती है, मीजोप्रोस्टोल दी जाती है, जल्दी से इसको लिख लेना। मीजोप्रोस्टोल कितनी डोज दी जाती है? 400 माइक्रोग्राम दी जाती है। mg नहीं है, mcg है, माइक्रोग्राम है, याद रखना। कौन से रूट से प्रेफर की जाती है? सबसे पहला अच्छा रूट है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट सबसे प्रेफर्ड रूट होता है। दूसरे नंबर पे पर वेजाइनल रूट प्रेफर्ड किया जाता है। तीसरे नंबर पे ओरल रूट प्रेफर्ड किया जाता है। चौथे नंबर पे बक्कल रूट को प्रेफर्ड किया जाता है। और पांचवें नंबर पे पर रेक्टल रूट को प्रेफर्ड किया जाता है। तो मीजोप्रोस्टोल सबसे प्रेफर्डली रूट से जो दी जाती है वो 400 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल रूट से प्रेफर्ड की जाती है। उसके बाद पर वेजाइनल, फिर ओरल, ये इंडिया के अंदर दी जाती है। बट WHO कहता है कि अगर 7 से 9 वीक्स के अंदर आपको अबॉर्ट करवानी है प्रेगनेंसी, तो WHO कहता है आपको मीजोप्रोस्टोल तो देनी है, बट इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। और डोज कितनी हो जाएगी? 800 माइक्रोग्राम हो जाएगी बच्चों। बस इतना सा ही फर्क है, बाकी रूट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। इंडिया कहता है कि हम 7 वीक्स तक ही लीगल करते हैं, तो 7 वीक्स तक आपको 400 माइक्रोग्राम देनी है। पर WHO कहता है अगर आप 7 से 9 वीक्स के बीच में टर्मिनेट करवा रहे हो प्रेगनेंसी को दवाइयां देके, तो आपको डोज को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद डे 3 के बाद आपको डे 15 पर पेशेंट को दोबारा से बुलाना होता है ना। क्यों बुलाना होता है? ताकि आप इंश्योर कर सको क्या इंश्योर कर सको? डेट द प्रोसेस इज कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कोई टिश्यू अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और कोई कहता है कि क्या हमको 15वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत है, हमें चेक करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं होती अल्ट्रासाउंड करवाने की मेडिकल अबॉर्शन के, ठीक है। मेडिकल अबॉर्शन हो गया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड आप करवाओ ना कराओ कोई नीड नहीं है। तो आपको कितनी विजिट्स चाहिए मेडिकल अबॉर्शन में? 3 विजिट्स चाहिए, डे 1, डे 3, डे 15। डे 1 पे टेबलेट मिफीप्रिस्टोन 200 mg ओरली। डे 3 पे टेबलेट मीजोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम एंड टेबलेट मीजोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम। अगर WHO के अकॉर्डिंग 7 से 9 हफ्ते में आप लोग क्या करवा रहे हो? MTP करवा रहे हो। डे 15 पे इंश्योर करने आना है
की जो टर्मिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है, तो अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए टिल 7 वीक्स तक सबसे अच्छा मेथड कौन सा है एमटीपी का, तो याद रखना बेस्ट मेथड है मेडिकल अबॉर्शन। ठीक है, मेडिकल अबॉर्शन बेस्ट मेथड है, कितने हफ्ते तक, 7 वीक्स तक। और अगर तुमसे कोई कहे कि 7 से लेकर 12 हफ्ते तक सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है अबॉर्शन का, तो सक्शन इवैक्यूएशन, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। समझ आया, दोनों क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं और दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं तुम लोगों को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मेडिकल अबॉर्शन बता दिया तुम्हें, तो थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ सक्शन इवैक्यूएशन के बारे में। सक्शन इवैक्यूएशन के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं सक्शन इवैक्यूएशन की बात करूँ तो सक्शन इवैक्यूएशन किससे करना है, तो सक्शन इवैक्यूएशन डन यूजिंग कारमांस कैनुला। ठीक है, सक्शन इवैक्यूएशन कौन से मेथड से करना है, कारमांस कैनुला से करना है। और ये कारमांस कैनुला का साइज किस पे डिपेंड करता है, सर इस कैनुले का साइज डिपेंड करता है पीरियड ऑफ गेस्टेशन पे। ठीक है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन पे डिपेंड करता है, कितने वीक्स की प्रेग्नेंट है फीमेल, उस साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कारमांस कैनुला का साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर तुमसे प्रेशर पूछा जाता है कि प्रेशर कितना रखना है सक्शन इवैक्यूएशन में, तो प्रेशर 600 mm ऑफ एच रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तुमसे कई बार। और इसके अंदर डायलेशन करना पड़ता है, डायलेशन करना पड़ता है किसका, सर्विक्स का। सर्विक्स के डायलेशन के लिए आप डायलेटर यूज करते हो, उस डायलेटर का क्या नाम होता है जरा बताओ मुझे। इसको हम लोग हैगास डायलेटर बोलते हैं। कौन सा डायलेटर, हैगास डायलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो 3 काम करने होते हैं कारमन्स कैनुला यूज करने के लिए। कारमन्स कैनुला का साइज कौन डिसाइड करेगा, साइज डिसाइड करता है कि सर कितना पीरियड ऑफ गेस्टेशन प्रेगनेंसी, यूट्रस का साइज क्या है, किस लेवल पे यूट्रस पहुंच चुका है, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई है, उस बेसिस पे कारमन्स कैनुला का साइज डिसाइड होगा। प्रेशर कितना रहेगा, 600 mm ऑफ एच। एंड सर्विक्स को डायलेट करना पड़ेगा, वो किससे यूज करेंगे, वो यूज करते हैं हैगास डायलेटर से। ठीक है, कारमन्स कैनुला को हम सक्शन मशीन से कनेक्ट करते हैं, याद रखना। और जो साइज होता है कारमन्स कैनुला का, वो साइज डायमीटर बताता है, कैनुला के डायमीटर को बताता है, लेंथ को नहीं बताता। याद रखना, गलती करवाता है एग्जामिनर तुमसे ही। कारमन कैनुला का साइज जो है, वो साइज जो बता रहा है वो क्या लेंथ को बता रहा है, नहीं, लेंथ को नहीं बता रहा, वो डायमीटर को बताता है हमेशा कारमन्स कैनुला के। ठीक है, तो कारमन्स कैनुला आप देखोगे तो अलग अलग कलर कोडिंग के अंदर अलग अलग कलर के कारमन्स कैनुला होते हैं, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग। तो आप फोटो देखोगे गूगल पे तो आपको समझ आ जाएगा ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके फायदे क्या हैं कि सर, इसके फायदे हैं कि सर एक तो ब्लड लॉस कम होता है सक्शन इवैक्यूएशन के अंदर, है ना। उसके अलावा कोई भी अंदर टिश्यू नहीं रहता, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यूज नहीं रहते कोई भी। ठीक है, तो ये सारी फायदे हैं थोड़े बहुत, जिससे हम लोग क्या करवा सकते हैं, जिससे हम लोग फटाफट से सक्शन इवैक्यूएशन करवा सकते हैं। चलो, ये सारी बातें समझ आ गई। उसके बाद अगर और तुमसे कुछ पूछा जाए कि सर थोड़ा सा हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बता दो, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के किस तरीके से यूज लिए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या तरीका है, कौन कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन इसके अंदर काम में आते हैं जो हम मेडिकल अबॉर्शन कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है, सबसे ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा यूज किया जाता है, तो याद रखना PGE1, मीजोप्रोस्टोल सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। कौन सा, मीजोप्रोस्टोल सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो अपने मेडिकल अबॉर्शन के अंदर काम में लेते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। गलती तो नहीं करके आओगे। चलो, तो अबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर, हेडिंग डालना सारे बच्चे फटाफट। छोटा सा एक टॉपिक बच रहा है ये वाला, अबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर, है ना। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन करवाना है तो उस कंडीशन के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हम लोग दो तरीके से अबॉर्शन करवा सकते हैं, या तो मेडिकल मेथड यूज कर सकते हो, है ना। और अगर मेडिकल मेथड नहीं यूज कर रहे तो सर्जिकल मेथड यूज कर सकते हो, सर्जिकल मेथड। अगर मैं मेडिकल मेथड्स की बात करूं तो मेडिकल मेथड्स के अंदर हमारे पास दो तरीके, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, दूसरा दूसरी ड्रग्स भी है, अदर ड्रग्स भी है। अदर ड्रग्स आजकल हम काम में नहीं लेते, प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम में लेते हैं, मैं बता चुका हूँ। बट अदर ड्रग के अंदर एक ऑक्सीटोसिन जरूर काम में ले सकते हैं, बट वो भी अपने स्पेशल केसेस में लेते हैं। अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन से एलर्जी है या कोई और दिक्कत है, तब अपने ऑक्सीटोसिन काम में लेंगे। अदरवाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करूं तो PGE1 काम में लेते हैं। PGE1 को मीजोप्रोस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, पी प्रोस्टाग्लैंडिन E1 को मीजोप्रोस्टोल कहा जाता है। इसकी डोज क्या रहती है, 200 से 800 माइक्रोग्राम इसकी डोज रहती है। और याद रखना, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज कर रहे हो तो आप 200 टू 800 माइक्रोग्राम यूज लेते हो, डोज लगती है इसकी माइक्रोग्राम। तो अपने 200 400 माइक्रोग्राम
की टेबलेट्स डाल सकते हैं पर वेजाइनली, है ना। 400 माइक्रोग्राम्स की टेबलेट 4-4 घंटे के गैप में 2 बार डाल सकते हैं, या फिर हम 200 की डाल सकते हैं। वो पर वेजाइनली रूट से प्रेफर्ड की जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन पर वेजाइनली दी जाती है। जो हम मेथड यूज करते हैं वो 400 माइक्रोग्राम पर वेजाइनली 4 घंटे के अंदर देनी होती है, ठीक है, 4 आवर्स के गैप में। इसके अलावा हम लोग कार्बोप्रोस्ट डाइनोप्रोस्टोन भी यूज कर सकते हैं, लिख लेना। अदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूज की जा सकती है। अदर प्रोस्टाग्लैंडिन है जैसे कि कार्बोप्रोस्ट, है ना, उसके अलावा डाइनोप्रोस्टोन, कार्बोप्रोस्ट और डाइनोप्रोस्टोन। कार्बोप्रोस्ट को हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा, और डाइनोप्रोस्टोन को बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तुमसे, याद रखना। और सर्जिकल मेथड तो तुम्हें पता ही है। सर्जिकल मेथड के अंदर डी एंड ई करवा सकते हैं, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करवा सकते हैं, ठीक है, सक्शन इवैक्यूएशन करवा सकते हैं। सक्शन इवैक्यूएशन, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर, ये सारे के सारे हम लोग करवा सकते हैं। क्या ये सारी की सारी बात याद रहेगी? कोई समस्या यहाँ तक, कोई शंका, कोई लघु शंका? ठीक है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, बट जैसा कि तुम्हें मैंने बताया, अगर 7 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में आप लोग करवा रहे हो तो सक्शन इवैक्यूएशन काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। बट सेकंड ट्राइमेस्टर में हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी यूज कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन से भी अबॉर्शन करवा सकते हैं। बट सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ज्यादातर आप देखोगे कि सर्जिकल मेथड ही यूज किया जाता है, मेडिकल मेथड को ज्यादा प्रेफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और याद रखना, सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करवाना है अगर किसी भी कंडीशन में, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करवाने के लिए हमेशा इन पेशेंट होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा हमेशा। बिना एडमिशन के कभी भी मेडिकल या सर्जिकल अबॉर्शन नहीं हो सकता सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा प्रोसीजर ध्यान रखना कि कौन कौन सा, कि कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का ब्लैडर खाली करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सक्शन इवैक्यूएशन करवाते हो, मैं वर्बली बता देता हूँ फटाफट, लिखने की जरूरत नहीं है इनको। जब भी सक्शन इवैक्यूएशन का प्रोसीजर होगा, आपको हमेशा पेशेंट का ब्लैडर खाली करवाना है, आपको पेशेंट से कंसेंट लेना है प्रोसीजर के लिए, पेशेंट को पूछना है कौन सी पोजीशन के अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन आप करवाना प्रेफर करोगे, तो उससे लिथोटोमी पोजीशंस बनाने के लिए बोलना है, ताकि आप पर स्कैपुलम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सको, है ना। यूट्रस का साइज और शेप आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या है, यूट्रस की साइज क्या है, पर स्कैपुलेशन एग्जामिनेशन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें चेक करनी है। देन उसके बाद आपको यूट्रस की साउंड हैगास डायलेटर यूज करके सर्विक्स को डायलेट करना है, कारमांस कैनुला से सक्शन इवैक्यूएशन करना है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या ध्यान रखना, ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए कैनुला के अंदर, ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं, जिसको लिखवाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर पूछा जाता है तुमसे तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। एमटीपी के बारे में बता दिया आपको मैंने, एमटीपी में क्या क्या गाइडलाइंस चेंज हुई है बता दिया आप लोगों को मैंने, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, है ना। इसी के साथ ये अध्याय अबॉर्शन पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाता है कई बार, है ना। तो अगर ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ आ गया हो और मजा आ गया हो, तो कमेंट करके बताइएगा। कोई भी टॉपिक या कुछ भी ना समझ आया हो तो आप लोग मुझे चंदन00 पे मैसेज करके इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो इसके अंदर तो, ठीक है। कमेंट में भी मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं हर जगह आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपको रिप्लाई दूंगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा, आपका, मम्मी पापा का, सभी का नाम रोशन किए करिए। चंदन शर्मा आपके साथ था, और इसी के बाद अपने नया अध्याय शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी से शुरू करेंगे आगे अपने। अबॉर्शन खत्म हो चुका है और काफ़ी डिटेल में पढ़ गया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता कहीं भी। और अगर इतना अच्छे से पढ़ लोगे तो सारे सवाल सही करके आओगे लड्डुओं और पेड़ों। चलो, इसी के साथ अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, और अकाउंट फॉलो करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, प्यारे प्यारे।